हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर फर्स्ट। आज का टॉपिक है वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स और वर्गीकरण के प्रकार। तो वर्गीकरण पद्धति किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने की पद्धति ही वर्गीकरण पद्धति अथवा सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। अगर देखा जाए तो सिस्टेमैटिक्स जो शब्द है वो सिस्टेमा से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सभी प्रकार के जीवों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, अर्थात उनका वर्गीकरण करना। तो अगर सिस्टमैटिक्स के अगर प्रकार की बात किया जाए तो कुल दो प्रकार का है। कौन कौन से? पहला नंबर क्लासिकल सिस्टमैटिक्स और दूसरा न्यू सिस्टमैटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक्स यानी क्लासिकल वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो जो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है वो किसी भी जीवों को मुख्य मेन लक्षणों के आधार पर, चाहे वो कृत्रिम लक्षण हो या प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई जंतु हैं, कुछ जीव हैं, जैसे चमगादड़ हो गए, कीट पतंगे हो गए और पक्षियाँ वगैरह हो गए। इन तीनों जीवों में अगर देखा जाए तो एक सामान्य लक्षण है कि सभी के सभी जीव उड़ने वाले होते हैं। तो इस क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में क्या किया जाता है कि ऐसे जीवों को एक ही समूह में रख दिया जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो यह उचित नहीं होता है, क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो स्तनधारी में आते हैं, पक्षी जो है वो पक्षी वर्ग हैं, और जो कीट पतंगे हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स है वो उतना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि यह जो तरीका है वर्गीकृत करने का, यह जीवों के कृत्रिम लक्षणों पर या फिर प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है। इस क्लासिकल सिस्टमैटिक्स में यह देखा जाता है कि किसी भी जीवों के उद्विकासीय संबंध को नहीं दर्शाते हैं, अर्थात कौन से जीव किन जीवों से विकास उनका हुआ है, यानी उद्विकास इवोल्यूशन किन किन जीवों से हुआ है, इसके आधार पर ये वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इसलिए क्लासिकल सिस्टमैटिक्स जो है वो सामान्यतः फेल हो जाता है किसी भी जीव के उद्विकासीय संबंधों को बताने में। दूसरा नंबर है न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स जो है ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एक तरीका माना जाता है वर्गीकरण का। न्यू सिस्टमैटिक्स का अगर देखा जाए तो सबसे पहले सन 1940 में जूलियन हक्सले नाम के टेक्सोनोमिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया, यानी कि न्यू सिस्टमैटिक्स का प्रतिपादन किया उन्होंने। उनके अनुसार जितने भी जीव जो होते हैं वो, यानी कि इस न्यू सिस्टमैटिक्स के अनुसार जितने भी जीव जंतु होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, यानी उत्परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं में समय के साथ धीमी गति से अथवा तेज गति के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, और वह परिवर्तन किसी न किसी नए जीव के विकास का आधार बनते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो मनुष्य का विकास भी किसी न किसी दूसरे जीवों से ही हुआ है। इसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उन सभी जीव जंतुओं का विकास किसी न किसी दूसरे जीवों से ही होता है। तो इस प्रकार से न्यू सिस्टमैटिक्स जो है वो किसी भी जीवों के जातिवृत्तीय संबंधों के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। जातिवृत्तीय सिद्धांत यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इस प्रकार से न्यू सिस्टमैटिक्स को और थोड़ा डिटेल में अगर देखें, इसके प्रकार देखें, तो जैसे पहला नंबर है
जो न्यू सिस्टमैटिक्स का एक प्रकार है, जैसे मार्फोटेक्सोनॉमी। मार्फोटेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो तो वर्गीकरण का एक ऐसा तरीका जिसमें किसी भी जीवों के मॉर्फोलॉजी यानी कि बाह्य आकारिकी के आधार पर, यानी बाह्य आकारिकी लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है, उसे मार्फोटेक्सोनॉमी कहते हैं। सबसे पहला मैं टेक्सोनॉमी शब्द को एक बार और बता दे रहा हूँ कि टेक्सोनॉमी किसे हैं। मैं पिछली वीडियो में बताया था वर्गीकरण विज्ञान, या जिसे वर्गीकी भी कहते हैं, या इसी वर्गीकी को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या हुआ? तो टेक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो उसी को टेक्सोनॉमी कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहला नंबर है मार्फोटेक्सोनॉमी। मार्फो मतलब मार्फोलॉजी, मतलब आकारिकी, बाह्य आकारिकी। तो जितने भी जीव हो जंतु होते हैं उनके बाह्य आकारिकी के आधार पर, लक्षणों के आधार पर जब उन्हें वर्गीकृत किया जाता है तो उसे ही मार्फोटेक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा नंबर है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल्स, टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। जब जीव जंतुओं के उनके कोशिकाओं के विभिन्न लक्षणों के आधार पर, यानी कोशिकाओं के आधार पर उन्हें जब वर्गीकृत किया जाता है तो इसी वर्गीकरण को साइटोटेक्सोनॉमी कहते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह जो साइटोटेक्सोनॉमी होता है, किसी कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या या संरचना या अर्धसूत्री विभाजन, या इसके अलावा समय गुणसूत्रों के व्यवहार का भी वर्गीकरण में प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर है संख्यात्मक वर्गीकी या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इस वर्गीकी में, यानी कि संख्यात्मक वर्गीकी में किसी भी जीव के संख्यात्मक या मात्रात्मक लक्षणों के आधार पर ही उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि उनके लक्षणों को कंप्यूटर की मदद से उनको काउंट करके, गिन करके और उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसे कहते हैं संख्यात्मक या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो इस प्रकार से जो न्यूमेरिकल यानी मात्रात्मक टेक्सोनॉमी है उसे फेनेटिक्स भी कहा जाता है। और फेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो ऐसे लक्षण जो बाह्य रूप से प्रदर्शित होते हैं किसी न किसी जीन के कारण, जो ऊपर से दिखाई देते हैं, जैसे किसी पौधे का लंबाई हो, या उसके पुष्प का रंग हो, या उसमें बीजों के प्रकार हो, बीजों के रंग हो, बीजों के आकार हो, तो इन्हें फेनेटिक्स या फिनोटिपिक लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से फिनोटिपिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, और दूसरे जीनोटिपिक लक्षण ऐसे होते हैं जो जीन के पर निर्भर करते हैं। वो सारे लक्षण उन्हें जीनोटिपिक लक्षण कहते हैं। चौथा नंबर है कीमोटेक्सोनॉमी। कीमो मतलब केमिकल पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, यानी कि किसी भी जीव में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ उसके शरीर में हैं, कौन कौन से यौगिक हैं। तो इस आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हें कीमोटेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो एल्केलॉइड्स, प्रोटीन व सीरम आदि के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कीमोटेक्सोनॉमी कहा जाता है। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? तो एल्केलॉइड किसी भी पौधे में, ये सामान्यतः पौधे वगैरह में पाए जाते हैं। तो पौधों में ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन्हें कहते हैं। यानी कि यह एल्केलॉइड ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे मान लीजिए किसी पौधे में एक विशेष गंध उत्पन्न होता है, और उसी गंध के कारण कोई भी जंतु, शाकाहारी जंतु उसे नहीं खाते हैं, जैसे कोई पशु हो गए या बकरी या भेड़ वगैरह हो गए। तो इस प्रकार से एल्केलॉइड्स के कारण किसी पौधे की
सुरक्षा मिलता है। प्रोटीन्स तो आप जानते हैं। इसके अलावा सीरम जो ब्लड का मुख्य हिस्सा होता है। इसके अलावा 5वां नंबर देखें, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक तौर पर। जब किसी भी जीव के प्रायोगिक स्तर पर, प्रायोगिक लेवल पर उसके आनुवंशिकी संबंधों का जब निर्धारण किया जाता है तो उसी को एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके। इसके अलावा आखिरी नंबर है क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी। क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि एक क्लेडोग्राम जैसी संरचना होता है। जैसे अगला स्लाइड में आप लोग देखेंगे, ये इसे क्लेडोग्राम कहते हैं, जो कि किसी भी जीव की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि उद्विकासीय संबंध के बारे में बताते हैं। तो इसे क्लैडिस्टिक या क्लेडोग्राम इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से इस टेक्सोनॉमी को कहते हैं क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी, जो कि किसी भी जीव को जातिवृत्ति संबंधों के आधार पर जब उन्हें वर्गीकरण किया जाता है तो उन्हें क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी कहते हैं।